हेलो बच्चों, वेलकम टू लेक्चर 16 ऑफ ब्रिज कोर्स। बच्चों, लेक्चर 15 में हमने 14 पॉइंट तक डिस्कस किया था। ठीक है, इसमें हम लोग क्या करेंगे, लेक्चर 16 में क्या करेंगे, 15 पॉइंट से स्टार्ट करेंगे। देखो 15 पॉइंट में क्या है, अगर मैंने तुम्हें लिखा ए बी इज़ ग्रेटर देन ए सी, ए बी क्या है, ए सी से बड़ा है, तो क्या ये इम्प्लाई करता है कि बी ग्रेटर देन सी है? बिल्कुल नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? बिकॉज अगर तुमने यहाँ से यहाँ तक लिखा है, इसका क्या मतलब है कि तुमने ए से डिवाइड किया है, बट हमें ए का साइन तो पता ही नहीं है। बिकॉज हमें पता है ना, डिवीज़न और मल्टीप्लिकेशन से इनइक्वलिटी का अगर निगेटिव नंबर है तो इनइक्वलिटी का साइन रिवर्स हो जाता है। तो ए का साइन हमें नहीं पता है, इसका मतलब ए से हम डिवाइड कर नहीं सकते, इसका मतलब कि यहाँ से हम यहाँ जा नहीं सकते। तो ये नहीं है, ये क्या है हमारा, ये इम्प्लाई नहीं करता है। तो इसको हम क्या लिखेंगे, डज नॉट इम्प्लाई। ठीक है, अब अगर मैं तुम्हें बोलूं कि ए बी इज़ ग्रेटर दैन ए सी, क्या ये इम्प्लाई करता है कि बी जो है वो सी से ग्रेटर है? कंडीशन मैंने क्या दे रखा है कि इफ ए इज़ ग्रेटर दैन ज़ीरो, तो बिल्कुल करता है। अगर ए हमारा पॉजिटिव है तो तुम दोनों साइड अगर इस इनइक्वलिटी को ए से डिवाइड करोगे तो इनइक्वलिटी का साइन चेंज नहीं होगा, और यहाँ से ए कैंसिल होगा, यहाँ से भी ए कैंसिल होगा, तो फिर हमें क्या मिलेगा, बी इज़ ग्रेटर दैन सी। तो ये ट्रू है। अब अगर मैं बोलूँ कि ए बी जो है वो ग्रेटर है ए सी से, तो ये इम्प्लाई करता है कि b जो है लेस देन c है इफ़ a इज़ लेस देन ज़ीरो। तो ये भी ट्रू है। क्यों? बिकॉज अगर a भी ac से ग्रेटर है, अगर मैंने दोनों साइड a से डिवाइड किया और यहाँ पे कंडीशन क्या गिवन है, a इज़ लेस देन ज़ीरो, तो निगेटिव नंबर से डिवाइड करेंगे तो इनइक्वलिटी का साइन चेंज हो जाएगा। तो दोनों साइड a से डिवाइड करूँगा तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये इनइक्वलिटी का साइन क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। तो ये भी ट्रू है। ठीक है, यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं कि इफ़ साइन ऑफ ए, अगर ए का साइन इज नॉट नोन, अगर हमें ए का साइन नहीं पता है, देन हम क्या कर सकते हैं, और हमारे पास ऐसे गिवन है ए बी इज ग्रेटर देन ए सी, और हमें ए का साइन नहीं पता है, तो तुम इस इनइक्वालिटी को मैनिपुलेट कैसे करोगे? इसको तुम बस इतना कर सकते हो, ये ए बी है ना, ए सी को लेफ्ट हैंड साइड में ले आओ, ग्रेटर देन ज़ीरो हो जाएगा। अब यहाँ से ए कॉमन ले लो, तो क्या हो जाएगा, b माइनस सी इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो। अब यहाँ से तुम ये कंक्लूजन लगा सकते हो कि तुम ऐसे देखो, यहाँ पे दो क्वांटिटी का प्रोडक्ट है, एक तो a और दूसरा b माइनस सी, ये दोनों आपस में क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। तो दो क्वांटिटी का प्रोडक्ट, दो एक्सप्रेशन का प्रोडक्ट पॉजिटिव कब होगा, जब या तो दोनों पॉजिटिव हो या तो दोनों निगेटिव हो। ठीक है, दो निगेटिव नंबर का भी प्रोडक्ट क्या होता है, पॉजिटिव होता है, दो पॉजिटिव नंबर का भी प्रोडक्ट पॉजिटिव होता है। तो यहाँ से हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं, यहाँ से हम ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि ए क्या होगा हमारा, या तो यहाँ से हम बोल सकते हैं ये क्या बोलेगा, एक तो कंडीशन ये होगा, कंडीशन वन क्या होगा ये, कि यहाँ पे होगा ए जो होगा हमारा ग्रेटर देन ज़ीरो, एंड बी माइनस सी क्या होगा, ये भी ग्रेटर देन ज़ीरो होगा। कंडीशन टू क्या होगा, ए हमारा लेस देन ज़ीरो एंड बी माइनस सी क्या होगा, ये भी लेस देन ज़ीरो। इसका मतलब क्या होगा, अगर हम कंडीशन वन की बात करें, एक काम करते हैं, कंडीशन वन की बात करते हैं पहले, तो यहाँ से हमें क्या पता चलेगा, ए ग्रेटर देन ज़ीरो एंड बी इज़ ग्रेटर देन सी, ये पता चला। अगर हम कंडीशन टू की बात करें तो यहाँ से हमें क्या, ए को भी लेस देन ज़ीरो होना है एंड जो बी माइनस सी होगा ये भी लेस देन ज़ीरो होगा। तो यहाँ से हमें क्या पता चला, ए लेस देन ज़ीरो एंड बी जो है वो लेस देन सी। बस यही दो कंडीशन है। ठीक है, ऐसे हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हो गया बच्चों, ये हमारा 15 पॉइंट डिस्कस हो गया। अब आते हम लोग 16 पॉइंट में। 16 पॉइंट में क्या है कि अगर मान लो कि तुम्हारे पास ऐसे गिवन हो, ए ग्रेटर देन बी, ठीक है, एंड सी ग्रेटर देन डी। मान लो कि इसको हमने फर्स्ट इक्वेशन बोल दिया, इसे हमने सेकंड इक्वेशन बोल दिया। मान लो कि ए ग्रेटर देन बी और ये फर्स्ट इक्वेशन है, एंड सी ग्रेटर देन डी। अब मैंने क्या किया, इन दोनों इनइक्वलिटी को ऐड किया। तो ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ए प्लस सी इज ग्रेटर देन बी प्लस डी, ऐसे मिलेगा। अब बताओ कि ये जो है हमारा करेक्ट है या फॉल्स है, तो ये हमारा करेक्ट है। बट अगर मान लो हमने, ये हमारा सेकंड इक्वेशन है, मान लो, बट अगर हमने ऐसे किया, देखना ध्यान से,
ए ग्रेटर देन बी इसको फर्स्ट इक्वेशन बोला और सी ग्रेटर देन डी इसे हमने सेकंड इक्वेशन बोला। अब इन दोनों इक्वेशन को अगर मैंने सब्ट्रैक्ट किया तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या मिलेगा, ए माइनस सी ग्रेटर देन बी माइनस डी। बच्चे ये जो है ना रॉन्ग है, ये रॉन्ग है और ये क्या हमारा करेक्ट है। कहने का ये मतलब है कि तुम किसी भी दो इनइक्वालिटी को सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हो, दो इनइक्वालिटी को डिवाइड नहीं कर सकते हो, ठीक है। दो इनइक्वालिटी को ऐड कर सकते हो, दो इनइक्वालिटी को मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, बट सर्टन कंडीशन। मल्टीप्लिकेशन के केस में कुछ कंडीशन है जो भी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। अभी तुम्हें क्या याद रखना है, अभी तुम्हें याद रखना है कि दो इनइक्वालिटी को हम सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते और डिवाइड नहीं कर सकते। कभी भी दो इनइक्वालिटी को सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हो, डिवाइड नहीं कर सकते हो, बट दो इनइक्वालिटी को हमेशा ऐड कर सकते हो, ठीक है। बट ऐड करने में ध्यान क्या रखना है कि दोनों इनइक्वालिटी का जो साइन होगा वो सेम साइड होना चाहिए। जैसे ये भी ग्रेटर देन है, ये भी ग्रेटर देन है, तो अब इन दोनों को हम लोग ऐड कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। इवन दोनों का साइन क्या हो, सेम डायरेक्शन में हो, तो भी हम सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। याद रखना ये रॉन्ग है। इस बात को मैं लिख भी देता हूँ, सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन of two inequalities is not valid. Even if all the quantities are positive. अगर सभी क्वांटिटी पॉजिटिव है तब भी तुम सब्ट्रैक्ट और डिवाइड नहीं कर सकते हो दो क्वांटिटी को, सॉरी दो इनइक्वालिटी को। अगर सभी क्वांटिटी पॉजिटिव है तब भी तुम नहीं कर सकते हो सब्ट्रैक्ट और डिवाइड। चलो एक बार समझा देता हूँ एक एग्जांपल लेके। फॉर एग्जांपल देखो, मान लो हमारे पास गिवन है ए ग्रेटर देन बी, सी ग्रेटर देन डी। इसको हमने सब्ट्रैक्ट किया, माइनस किया, तो माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ए माइनस सी ग्रेटर देन बी माइनस डी, ठीक है, ये मिल गया। अब ये बताओ, मैं लिख सकता हूँ सी ग्रेटर देन डी को ऊपर लिख दिया और ए ग्रेटर देन बी को मैंने नीचे लिख दिया। अब मैंने इसको सब्ट्रैक्ट किया तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, सी माइनस ए ग्रेटर देन डी माइनस बी, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड से मैंने माइनस कॉमन लिया तो क्या मिलेगा, ए माइनस सी ग्रेटर देन, यहाँ भी माइनस कॉमन लिया, बी माइनस डी। अब मैंने क्या किया, इस इनइक्वालिटी को -1 से मल्टीप्लाई किया। तो -1 कैसा नंबर है, नेगेटिव नंबर है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, इनइक्वालिटी चेंज होगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, a माइनस सी लेस देन बी माइनस डी। अब तुम इसे देखो और तुम इसे देखो, दोनों आपस में कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर रहा है। ये देखो, ये क्या बोल रहा है, a माइनस सी जो है वो ग्रेटर है b माइनस डी से। ये क्या बोल रहा है, a माइनस सी जो है वो लेस है b माइनस डी से। तो बच्चों ये कॉन्ट्राडिक्ट कर गया। क्यों कॉन्ट्राडिक्ट कर गया, बिकॉज हमने इनइक्वालिटी को सब्ट्रैक्ट किया, हमने इनइक्वालिटी को सब्ट्रैक्ट किया, तो ये कॉन्ट्राडिक्ट कर गया। इसीलिए याद आपको क्या रखना है कि कभी भी हम दो इनइक्वालिटी को सब्ट्रैक्ट और डिवाइड नहीं कर सकते। एग्जैक्टली सेम लॉजिक से, एग्जैक्टली विद द सेम लॉजिक, विद द सेम लॉजिक division of two inequality is not valid। दो इनइक्वालिटी का जो डिवीजन है वो वैलिड नहीं है। अब एक नोट लिखते, नोट में हमारा फर्स्ट पॉइंट क्या है, फर्स्ट पॉइंट देखते हैं। अगर यहाँ पे लिखा हो इफ कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, कैपिटल डी, ये सब क्या हमारा पॉजिटिव रियल नंबर है, देन अगर ए बी से ग्रेटर है एंड सी जो है वो डी से ग्रेटर है, देन ए सी ग्रेटर देन होगा बी डी। कहने का क्या मतलब है कि अगर कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी और कैपिटल डी ये अगर सभी पॉजिटिव रियल नंबर है
और यहाँ पे कंडीशन क्या है कि ए बी से ग्रेटर है, सी डी से ग्रेटर है, तो दोनों इनइक्वालिटी को तुम क्या कर सकते हो, मल्टीप्लाई कर सकते हो। इसका मतलब मान लो कि अगर ऐसे लिखा हो ए लेस देन बी एंड सी लेस देन डी, ऐसे लिखा हो, यहाँ पे वेयर क्या हो, ए बी सी डी, ये सभी क्या हो, आर प्लस हो, पॉजिटिव रियल नंबर हो, तो इन दोनों इनइक्वालिटी को तुम मल्टीप्लाई कर सकते हो। बट यहाँ पे ध्यान में रखना है कि दोनों इनइक्वालिटी का साइन जो होगा SIGN वाला साइन वो सेम डायरेक्शन में हो। तो यहाँ से क्या लिख सकते हो, AC लेस देन BD, ठीक है। बट कंडीशन क्या होना चाहिए कि ABCD सभी पॉजिटिव रियल नंबर होने चाहिए। इन दोनों में से कोई एक भी नेगेटिव हो गया तो फिर ये काम हम नहीं कर सकते हैं, ध्यान में रखना इस बात को। सेकेंड पॉइंट में देख लो, नोट का सेकेंड पॉइंट देख लो। अब अगर तुम्हारे पास ऐसे लिखा हो, इफ ABCD बिलोंग्स टू R माइनस, ये सभी रियल नंबर जो हैं निगेटिव है, ठीक है। देन अगर मान लो लिखा है A ग्रेटर देन B एंड C ग्रेटर देन D, C ग्रेटर देन D, जहाँ पे मैंने क्या बोला, ABCD जो है हमारा निगेटिव रियल नंबर है। अच्छा ये बताओ, अगर हमारे पास A नेगेटिव है, B नेगेटिव है, तो दोनों साइड अगर मैं माइनस से मल्टीप्लाई करूँ तो एक तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा, पहली बात। दूसरी बात कि ये जो A को अगर मैं माइनस से मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या मिलेगा, माइनस A, तो माइनस A पॉजिटिव हो जाएगा। अगर A नेगेटिव है तो माइनस A क्या होगा, पॉजिटिव हो जाएगा। अगर -2 नेगेटिव है तो अगर मैं दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई करूँ तो फिर 2 पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ कि इसको दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई करता हूँ, इधर भी और इधर भी, तो माइनस से क्या हो जाएगा, लेस देन माइनस बी। माइनस से मल्टीप्लाई करने पे क्या होता है, इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स हो जाता है, एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा, -C लेस देन -D, ऐसे हो गया। अब ये बताओ कि ये जो क्वांटिटी है ये भी हमारा पॉजिटिव बन गया, ये क्वांटिटी है हमारा ये भी पॉजिटिव बन गया, ये जो है हमारा ये भी पॉजिटिव बन गया, ये भी पॉजिटिव बन गया। अब ये सभी जो चार क्वांटिटी हैं, -A -B -C -D, ये सभी पॉजिटिव बन गए। अब इन दोनों इनइक्वालिटी को तुम क्या कर सकते हो, मल्टीप्लाई कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मल्टीप्लाई कैसे करोगे, -A किस में मल्टीप्लाई होगा, -C में, तो क्या हो जाएगा, -A इंटू -C लेस देन, -B किस में मल्टीप्लाई होगा, -D में, तो यहाँ से हमें क्या हो जाएगा, AC इज लेस देन BD। आ रही बात समझ में। अगर ABCD सभी क्वांटिटी निगेटिव है तो उसको माइनस से मल्टीप्लाई करके सभी को पॉजिटिव बना दो, पॉजिटिव बन गए तो फिर दो इनइक्वालिटी को तुम मल्टीप्लाई कर सकते हो, ठीक है। ये तो हो गया हमारा सेकंड नोट। थर्ड नोट में क्या है, थर्ड नोट में है कि इफ सम ऑफ ABCD A B C and D are negative and some are positive, some are positive, then we cannot multiply the inequality in A B C and D। देखो अगर सभी पॉजिटिव है तो इनइक्वालिटी को डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो, सभी नेगेटिव है तो नेगेटिव को पॉजिटिव बना के फिर मल्टीप्लाई कर दो। बट ABCD में से कुछ अगर नेगेटिव है, कुछ अगर पॉजिटिव है, तो फिर तुम मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हो, फिर तुम डिवाइड और सब्ट्रैक्ट तो कभी कर ही नहीं सकते हो, ऐड हमेशा कर सकते हो, ठीक है। बट अगर कुछ पॉजिटिव है कुछ नेगेटिव है तो मल्टीप्लाई भी नहीं कर सकते हो, ठीक है। यहाँ तक तो क्लियर होगा। ये था हमारा बच्चों कौन सा पॉइंट, 16 पॉइंट। अब आते हैं हम लोग 17th पॉइंट में। 17th पॉइंट क्या है, इसको देखो। अगर मैंने एक एक्सप्रेशन लिखा 1/x - 2, और ये जो पूरा एक्सप्रेशन है ना 1/x - 2, इसको मैंने P of x बोल दिया, एक्सप्रेशन, ठीक है, P of x बोल दिया। अब यहाँ पे एक वर्ड आता है डोमेन, डोमेन आता है। अगर मैं बोलूँ कि ये जो एक्सप्रेशन है P of x मीन्स 1/x - 2, इसका डोमेन बताओ, तो इसका क्या मतलब है।
इसका ये मतलब है कि हमें x के उन वैल्यूज़ को बताना है जिसके लिए ये एक्सप्रेशन p ऑफ x यानी 1/x-2 डिफाइंड हो। समझ में आ रही है बात? हमें x के उन वैल्यूज़ को बताना है जिनके लिए ये एक्सप्रेशन डिफाइंड हो। तो अब क्या कर सकते हो, तुम एक काम कर सकते हो कि x के उन सारे वैल्यूज़ को कलेक्ट करो जिसके लिए एक्सप्रेशन डिफाइंड हो। एक तो काम ये कर सकते हो, या तो तुम दूसरा ऐसे, अगर तुम उन सारे वैल्यूज़ को कलेक्ट करोगे जिसके लिए 1/x-2 डिफाइंड है, वो तो इन्फानाइट नंबर है। x की जगह 3 डालो, 4 डालो, यहाँ पे 5 डालो, 6 डालो, -8 डालो, -9 डालो, सभी के लिए डिफाइंड है। तो इन्फानाइट नंबर को तो कलेक्ट नहीं कर सकते हो। तो उससे अच्छा क्या है कि तुम उन x को देखो जिसके लिए ये जो p ऑफ x है 1/x-2 डिफाइंड नहीं है। तो कौन सा x है? सिर्फ x = 2 है। अगर तुमने बच्चे x का वैल्यू 2 डाला ना तो ये बन जाएगा 1/0, एंड 1/0 डिफाइन नहीं होता है, सिर्फ 2, बिकॉज डिनोमिनेटर सिर्फ x = 2 के केस में बन रहा है। तो 2 को छोड़कर तुम दुनिया का कोई भी रियल नंबर इस x की जगह पे डाल दो, ये p ऑफ x डिफाइंड होगा। तो डोमेन सबसे पहले क्या होता है? सबसे पहले डोमेन क्या होता है? अगर मैं डोमेन की बात करूं तो डोमेन क्या होता है? सेट ऑफ all values of x, values of x, x के उन सारे वैल्यूज को बोलेंगे for which p of x एक्सप्रेशन किसके इक्वल है? 1/x-2 इज डिफाइंड। तो हमने देखा क्या कि यहाँ पे तो कोई भी रियल नंबर चल जाएगा, सिर्फ 2 नहीं चलेगा, बिकॉज हमने x का वैल्यू 2 डाला तो डिनोमिनेटर हो जाएगा 0, फिर क्या बनेगा? 1/0। 1/0 क्या होगा? डिफाइन नहीं होगा। जैसे तुम डाल के देख लो, x की जगह 2 डालोगे तो क्या मिलेगा? 1/x की जगह 2 डालोगे यहाँ भी तो 2 - 2, ये क्या हो गया? 1/0। 1/0 क्या होता हमारा? नॉट डिफाइंड। तो इसका डोमेन क्या होगा बताओ बच्चे? इसका जो डोमेन हो जाएगा, कोई भी रियल नंबर चलेगा, सिर्फ 2 नहीं ले सकते। ऑल रियल नंबर से 2 को हटा दो, ठीक है। ये हो गया हमारा 17 का फर्स्ट पॉइंट। 17 के सेकंड पॉइंट पर आते हैं। अगर मान लो यहाँ पे मैंने एक एक्सप्रेशन ले लिया, p ऑफ x को मैंने बोला √x-1। अब मैंने बोला कि बताओ इसका डोमेन निकालो। तो फिर हम लोग देखेंगे क्या कि ये जो एक्सप्रेशन है x-1, ये तो स्क्वायर रूट के अंदर लिखा हुआ है। और मैंने क्या बताया प्रीवियस वीडियो लेक्चर में कि स्क्वायर रूट के अंदर कोई भी एक्सप्रेशन हो या कोई भी नंबर हो, कोई भी क्वांटिटी हो, वो क्या होती है? नॉन निगेटिव। नॉन निगेटिव का मतलब क्या होता है? या तो 0 या तो पॉजिटिव। तो हम कैसे लिखेंगे? फॉर px किसके इक्वल है? √x-1 के। टू बी डिफाइंड। ये डिफाइंड कब होगा? ये डिफाइंड p ऑफ x कब डिफाइंड होगा? व्हेन x जो -1 है वो या तो पॉजिटिव हो या तो 0 के इक्वल हो। इसका मतलब क्या है? x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। ये क्या इंप्लाई करेगा? x बिलोंग्स टू 1 to infinity। ठीक है, अब जैसे देख लो, समझ लो, यहाँ पे यही लिखा है ना p ऑफ x। अगर तुमने x का वैल्यू इस इंटरवल से निकाला, मतलब क्या है कि 1 से लेके इन्फिनिटी तक तुमने निकाला, कोई भी वैल्यू डाला x की जगह, तो ये डिफाइन मिलेगा। 1 पर क्या होगा? मान लो कि x का वैल्यू 1 डालोगे तो √0 मिलेगा। तो √0 क्या डिफाइंड है? मान लो डाल के देख लो, x की जगह 1 डालो तो हमें क्या मिलेगा? √1 - 1, √0। √0 क्या होता है? 0। ये तो डिफाइंड है। x की जगह 2 डालो तो क्या होगा? √2 - 1, तो √1, तो √1 क्या होगा? 1। अगेन 1 भी डिफाइंड है। x की जगह तुम 3 डालो तो क्या मिलेगा हमें? 3 - 1, ये क्या मिलेगा? √2। ये भी डिफाइंड है, √2 डिफाइंड है। बट अगर तुमने x का वैल्यू <1 डाला तो फिर ये डिफाइन नहीं होगा। जैसे डाल के देख लो, x का वैल्यू <1 क्या ले लो तुम? 1/2 ले लो तो क्या हो जाएगा? √x की जगह डालो 1/2 - 1, ये क्या हो जाएगा? √-1/2। हमें पता है ना कि रूट के अंदर निगेटिव नंबर नहीं आता है, तो ये क्या होगा? नॉट डिफाइंड होगा। किसमें? इन केस ऑफ रियल नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर में बच्चे डिफाइंड होता है, बट अभी जो भी हम नंबर्स पढ़ रहे हैं वो रियल नंबर पढ़ रहे हैं। तो क्या होगा? नॉट डिफाइंड इन केस ऑफ रियल नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर में बच्चे ये डिफाइंड है,
बट अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं ना वो रियल नंबर पढ़ रहे हैं, तो रियल नंबर के केस में डिफाइंड नहीं है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, नॉट डिफाइंड इन केस ऑफ रियल नंबर्स। रियल नंबर्स के केस में ये डिफाइंड नहीं है। ठीक है, समझ में आ गई होगी बात, ये सेकेंड पॉइंट। अब आते हैं हम लोग थर्ड पॉइंट पे। थर्ड पॉइंट में क्या है, मान लो कि p ऑफ x लिखा है हमारे पास रूट अंडर क्यूब रूट ऑफ, मान ले ये ले लेते हैं x माइनस 1, ये लिखा है। इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, x माइनस 1 पे पावर 1/3। अब मैं अगर तुम्हें बोलूँ कि बताओ इसका डोमेन क्या है, तो बच्चे याद करना प्रीवियस लेक्चर में मैंने बताया था कि इवन रूट के अंदर, मतलब कि अगर मैंने लिखा x पे पावर 1/4, x पे पावर 1/6, x पे पावर 1/8, इस केस में यहाँ पे जो x होगा वो हमेशा क्या होगा, नॉन निगेटिव होगा। बट अगर ऑड रूट हो, x पे पावर 1/3 हो, x पे पावर 1/5 हो, x पे पावर 1/9 हो, इस केस में ये जो x है ये कोई भी रियल नंबर हो सकता है। ये ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो लेक्चर में आपको बताया जा चुका है। तो यहाँ पे कौन सा पावर है, इवन पावर है या ऑड पावर है, यहाँ पे तो ऑड पावर है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। x माइनस 1 पॉजिटिव हो, निगेटिव हो, जीरो हो, सब केस में डिफाइंड है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, इसका डोमेन क्या हो जाएगा, यहाँ पे डोमेन हो जाएगा ऑल रियल नंबर। कोई भी रियल नंबर ले लो, ये जो p ऑफ x है वो हमेशा डिफाइंड होगा। समझ में आ रही बात। जैसे मान लो कि हमने ले लिया -27, निगेटिव लेके चलता हूँ, -27 का क्यूब रूट डिफाइंड है। कैसे डिफाइंड है, इसको तुम कैसे लिख सकते हो, -27 को -3 का क्यूब और यहाँ पे हमने क्यूब रूट डाल दिया। इसको ऐसे लिख सकते हैं -3 पे पावर 3, इस पे पावर 1/3, 3 कैंसिल हो गया तो क्या मिला हमें, -3। तो -3 तो डिफाइंड है ना, समझ में आ रही बात। बट अगर मैं तुम्हें बोलूँ कि -27 का स्क्वायर रूट निकालो, वो डिफाइंड नहीं होगा। -27 का अगर मैं तुम्हें बोलूँ फोर्थ रूट निकालो, तो बच्चे ये भी डिफाइंड नहीं होगा। या -24 का फोर्थ रूट निकालो, डिफाइंड नहीं होगा। ठीक है, ये सब बात समझ में आ गई होगी। ये क्या हमारा नॉट डिफाइंड है इन केस ऑफ रियल नंबर। इन केस ऑफ कॉम्प्लेक्स में डिफाइंड है, रियल नंबर में डिफाइंड नहीं है। और अभी हम लोग जितने भी नंबर्स पढ़ रहे हैं बच्चे, वो रियल नंबर पढ़ रहे हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा थर्ड पॉइंट। अब मैं अगर तुमसे फोर्थ पॉइंट पूछूं, फोर्थ पॉइंट में बच्चे मैंने एक एक्सप्रेशन ले लिया p ऑफ x 1/x² + 1। अब मैंने बोला कि बच्चे बताओ इसका डोमेन क्या है, x² + 1, इसका डोमेन क्या है। तो यहाँ पे कोई स्क्वायर रूट क्यूब रूट तो है नहीं। अब यहाँ पे क्या हमारे पास एक फ्रैक्शन है। अब इसको तुम्हें क्या करना है, डोमेन निकालने के लिए हमें उन x के वैल्यूज को खोजना है जिसके लिए डिनोमिनेटर 0 हो रहा है। ठीक है, किस x के वैल्यू को खोजना है जिसके लिए डिनोमिनेटर 0 हो रहा है। उस x के वैल्यू को रियल नंबर से हटा दो तो डोमेन आ जाएगा। जैसे यहाँ पे हमने क्या किया था, इसमें क्या किया था, हमने x का वैल्यू खोजा ना जिसके लिए डिनोमिनेटर 0 हो रहा है। किसके लिए डिनोमिनेटर 0 हो रहा है, 2 के लिए डिनोमिनेटर 0 हो रहा है। तो हमने क्या किया, ऑल रियल नंबर से 2 को हटा दिया तो डोमेन आ गया। जिसके लिए डिनोमिनेटर 0 हो रहा है उसके लिए तो px डिफाइंड नहीं होगा, बाकी सभी रियल नंबर के लिए डिफाइंड होगा। तो यहाँ भी हम लोग खोजने चले कि बताओ किस नंबर के लिए यहाँ पे जो डिनोमिनेटर लिखा है ना x² + 1, ये 0 हो रहा है। तो हमने ये ऑब्जर्व किया कि डिनोमिनेटर किसी भी रियल नंबर के लिए 0 नहीं हो रहा। क्यों, यहाँ पे डिनोमिनेटर क्या लिखा है बच्चे, इसका डिनोमिनेटर लिखा है x² + 1, ये लिखा है ना डिनोमिनेटर। अब तुम बताओ ये क्या लिखा हुआ है, ये कब होगा 0, जब x² की वैल्यू -1 होगी। बट x² की वैल्यू -1 कभी नहीं हो सकती है, किसी भी रियल नंबर के केस में नहीं हो सकती है। क्यों नहीं हो सकती है, बिकॉज x² या तो 0 के इक्वल होगा या तो पॉजिटिव होगा, निगेटिव नहीं हो सकता। अगर x² -1 हुआ तभी तो होगा, -1 + 1 होकर 0 होगा। बट x² किसी भी x के लिए निगेटिव नहीं हो सकता है, तो डिनोमिनेटर किसी भी रियल नंबर के लिए 0 नहीं हो सकता है। और अगर मैं बोलूं कि डिनोमिनेटर का सबसे छोटा वैल्यू क्या होगा, तो डिनोमिनेटर का सबसे छोटा वैल्यू बच्चे 1 होगा। और डिनोमिनेटर का सबसे बड़ा वैल्यू क्या होगा, तो वो डिफाइन नहीं होगा। देखो डिनोमिनेटर का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, ऐसे तुम देखो x² क्या होगा, > 0 होगा। चाहे तुम कोई भी रियल नंबर डाल लो, किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर क्या होता है, या तो पॉजिटिव होता है या तो > पॉजिटिव होता है तो 0 के इक्वल होता है। अब मैंने दोनों साइड 1 ऐड कर दिया तो हमें क्या मिला, x² + 1 > 1 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R।
तो हमें क्या मिल रहा है कि जो एक्स स्क्वायर प्लस 1 है वो या तो 1 के इक्वल है या तो 1 से बड़ा है, या तो 1 के इक्वल है या तो 1 से बड़ा है। तो 0 तो कभी हो ही नहीं सकता ना एक्स स्क्वायर प्लस 1 किसी भी रियल नंबर के लिए। इसका मतलब डिनोमिनेटर पे हमें कोई खतरा नहीं है, ये कभी 0 नहीं हो सकता किसी भी रियल नंबर के लिए। तो डोमेन क्या हो जाएगा? ऑल रियल नंबर। तब तो तुम कोई भी रियल नंबर डालो, हमें तो उसी रियल नंबर को खोजना था ना जिस रियल नंबर के लिए हमारा डिनोमिनेटर 0 हो रहा था। तब अगर क्या करते हम लोग, मान लो कि अल्फा के लिए हमें मिल जाता कि डिनोमिनेटर 0 हो रहा है, तो हम लोग ऑल रियल नंबर से अल्फा हटा देते, बट हमें ऐसा कोई रियल नंबर मिला ही नहीं जिसके लिए डिनोमिनेटर 0 हो रहा है। तो डोमेन क्या हो गया? ऑल रियल नंबर। ठीक है, यहाँ तक आ गई बात समझ में। और इसका मैक्सिमम वैल्यू बच्चे डिफाइन नहीं होगा। एक्स स्क्वायर प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 है ना, तो 1 से बड़ा कौन सा नंबर होगा? कोई भी नंबर नहीं हो सकता है बड़े से बड़ा, तो इसका मैक्सिमम वैल्यू डिफाइन नहीं होगा। मिनिमम वैल्यू क्या होगा इसका? एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होगा 1, किस पर? जब एक्स का वैल्यू 0 हो। ठीक है, यहाँ तक आ गई बात समझ में। अब आते हैं हम लोग फिफ्थ पॉइंट पर। फिफ्थ पॉइंट, पी एक्स को अगर मान लो एक और ले लेते हैं, पी एक्स को हमने ले लिया 1/x² - 4। अब मैंने बोला कि बताओ इसका डोमेन क्या है, तो इस बार डिनोमिनेटर में क्या है? x² - 4। तो हमने देखा कि डिनोमिनेटर को 0 करके x का वैल्यू निकालते हैं, तो x² - 4 = 0। तो यहाँ से हमें क्या मिला? x² = 4। तो यहाँ से हमें क्या मिला? x का वैल्यू एक तो -2 मिला और एक +2 मिला। इसका मतलब कि x का वैल्यू अगर मैं -2 लूँगा तो डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, x का वैल्यू अगर मैं +2 लूँगा तब भी डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा। और दोनों केस में ये हमारा p ऑफ x डिफाइन नहीं होगा। तो डोमेन क्या हो जाएगा? डोमेन क्या हो जाएगा? ऑल रियल नंबर से एक तो बच्चे -2 हटा दो, दूसरा +2 हटा दो, -2 +2 हटा दो, ये डोमेन हो जाएगा। यहाँ पे जो कर्ली ब्रैकेट है ये किसे रिप्रेजेंट करता है? डिस्क्रीट सेट को। -2 से +2 लिखा ना, इसका मतलब इस सेट में दो ही एलिमेंट हैं, एक एलिमेंट -2 और दूसरा एलिमेंट +2। ठीक है बच्चों, यहाँ तक आ गया होगा क्लियर। ये था हमारा 17th पॉइंट। 18th पॉइंट में आते हैं। 18th पॉइंट क्या है हमारा? 18th पॉइंट में क्या है? द रूट ऑफ एन एक्सप्रेशन। किसी भी एक्सप्रेशन का जो रूट होता है is the value of the variable for which the expression becomes 0। अब क्या बोला मैंने यहाँ पे? किसी भी एक्सप्रेशन का रूट क्या होता है? किसी भी एक्सप्रेशन का रूट वो रियल नंबर होता है जिसके लिए वो पूरा एक्सप्रेशन 0 हो जाए। फॉर एग्जाम्पल देख लो, मान लो एक हमने एक्सप्रेशन लिखा P0, ऐसे क्या लिखते हैं? इसको बोलते हैं P0x, और मैंने इसे बोला x - 5। और मैंने बोला क्या कि इस P0x का रूट निकालो। ठीक है, इसका रूट बताओ क्या है? ठीक है, तो इसके रूट का मतलब P0x क्या हमारा? ये एक एक्सप्रेशन है, इसका मतलब हमें एक ऐसे x का वैल्यू बताना है जिसके लिए ये पूरा एक्सप्रेशन क्या हो जाए? 0 हो जाए। तो ऑब्वियस सी बात है x = 5। अगर तुमने x का वैल्यू 5 डाला तो 5 - 5 0 हो जाएगा। तो हम लोग कैसे लिखते हैं? फॉर रूट्स, ऐसे लिखते हैं। फॉर रूट्स, इसको क्या करें? P0x को 0 कर दे, उसके बाद 0 करने के बाद यहाँ से x की वैल्यू निकाल ले। तो P0x किसके इक्वल है? x - 5 को 0 करें, तो बच्चे यहाँ से हमें क्या मिल गया? x = 5। ठीक है, इसका ये मतलब है कि x = 5 क्या है? इज द रूट ऑफ द एक्सप्रेशन P0x। इस एक्सप्रेशन, ये जो लिखा है ना x - 5, इस एक्सप्रेशन का रूट क्या है? 5। क्यों है रूट? बिकॉज x = 5। यहाँ पे डालो, क्या हो जाएगा? ये 0 हो जाएगा। एक दूसरा ले लेते हैं एग्जाम्पल, सेकेंड एग्जाम्पल।
मान लो एक एक्सप्रेशन हमने लिया P1x इज इक्वल्स टू x प्लस 2। अब मैं बोल रहा हूँ कि इस एक्सप्रेशन का रूट निकालो, तो रूट कैसे निकालोगे? फॉर रूट्स क्या लिखोगे? P1x को 0 के इक्वल करोगे और यहाँ से फिर x की वैल्यू निकाल लोगे। तो P1x किसके इक्वल है? x प्लस 2। इसको 0 करो तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा? x इज इक्वल्स टू -2। तो ये रूट हो गया। मान लो कि अगर मैंने थर्ड लिखा P2x, इसको हमने बोला x² - 9। अब मैंने बोला कि रूट निकालो, तो रूट निकालने के लिए क्या करोगे? फॉर रूट्स लिखोगे, क्या करोगे? P2x को 0 कर दोगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा? x² - 9 0 हो जाएगा। तो यहाँ से बच्चे क्या हो जाएगा? x - 3 इंटू x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा? x इज इक्वल्स टू -3 एंड 3। यहाँ पे दो रूट मिल गए ना। अगर तुमने x का वैल्यू यहाँ पे -3 डाला तो भी -3 का होल स्क्वायर क्या होगा? 9 - 9 0 हो जाएगा। प्लस 3 डाला तो भी 0 हो जाएगा। मान लो कि एक मैंने फोर्थ लिया P3x, इसको मैंने बोल दिया x² + 1। अब मैंने बोला कि इसका रूट निकालो, क्या है इसका रूट? तो क्या लिखोगे? फॉर रूट्स P3x को 0 करोगे। अब P3x को 0 करोगे तो P3x क्या हमारा? x² + 1। बच्चे अगर इसको 0 करोगे तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा? x² इज इक्वल्स टू -1। अब बच्चे यहाँ पे ये ना कॉन्ट्राडिक्ट कर गया। क्यों कॉन्ट्राडिक्ट कर गया? बिकॉज हमें पता है कि कोई भी रियल नंबर, किसी भी रियल नंबर का जो स्क्वायर होता है ना, वो या तो पॉजिटिव होता है या तो 0 होता है, निगेटिव नहीं हो सकता। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? x² इज इक्वल्स टू -1, विच इज़ नॉट पॉसिबल, विच इज़ नॉट पॉसिबल। ये पॉसिबल नहीं है इन केस ऑफ रियल नंबर्स। कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए बच्चों है पॉसिबल, रियल नंबर्स के लिए पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या मिल गया हमें? रूट। अब क्या मिलेगा? रूट बताओ। यहाँ पे अब तुम ये मत बोलना कि क्वेश्चन गलत है, क्वेश्चन सही है। x इज इक्वल्स टू 5। 5 बोलने का मतलब नो रियल रूट एग्जिस्ट, नो रियल रूट एग्जिस्ट। कोई भी रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, ये हो गया हमारा फोर्थ पॉइंट। अब आते हैं हम लोग फिफ्थ पॉइंट पे। फिफ्थ पॉइंट ने फिफ्थ एग्जाम्पल पे। मान लो एक लास्ट एग्जाम्पल लेते हैं P4x। ये हमारा क्या है? x² + x - 6 ये दे रखा है। अब मैं बोलूँ रूट निकालो तो कैसे लिखोगे? फॉर रूट्स P4x को क्या करोगे? 0 के इक्वल करोगे। अगर इसको 0 के इक्वल किया तो x² + x - 6 हो जाएगा 0 के इक्वल। अब बच्चे यहाँ से क्या होगा? x², इसको फैक्टराइज करते हैं, +3x - 2x - 6 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से हमें क्या मिला? x कॉमन लिया हमने तो हमें क्या मिला? x + 3 - 2 कॉमन लिया, क्या मिला हमें? x + 3 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से बच्चे क्या मिला? x - 2 x + 3 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से हमें क्या मिला? x के दो वैल्यूज़ मिल गए, एक तो -3 और दूसरा तो क्या मिल गया? 2। ये दो वैल्यू मिल गए। इसका मतलब ये रूट हो गया, इसका क्या हो गया? रूट हो गया। ठीक है बच्चों, वे लेक्चर ज़्यादा लंबा हो गया, 33 मिनट्स का। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग छोटे मोटे और पॉइंट्स डिस्कस करेंगे और कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।